हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सीयूईटी इंडिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर स्वाति सिंह। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य अध्याय का दूसरा लेक्चर। ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं आपकी पहली इकाई का अंतिम अध्याय है, जिसे हम जनन स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने जीवों में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव में जनन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब हम जनन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था कि जनन स्वास्थ्य क्या होती है। WHO के अकॉर्डिंग, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार हमारे पास जनन स्वास्थ्य की क्या परिभाषा होती है। इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां क्यों जरूरी है, जनन स्वास्थ्य की जानकारी ना होने से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं या उसके होने से क्या फायदे हो सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ी चर्चा हमने कल की क्लास में की थी। उसी चर्चा को आज की इस कक्षा में हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ नई नई चीजों के बारे में समझेंगे। कुछ डाटा आज की क्लास में आपको मैं नोट करवाऊंगी और आपको उस डाटा को याद करके रखना है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए। लास्ट क्लास में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था कि किस तरीके से बहुत सारी गैर सरकारी और सरकारी एजेंसियों के थ्रू, मतलब जो एनजीओ है या जो हमारी गवर्नमेंटल एजेंसी है, उन सब के द्वारा हम किस तरीके से जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए जागरूकता फैला सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा था कि जो बदलाव होते हैं एक मानव के शरीर में किशोरावस्था आते समय, उन सब बदलावों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि उससे जो भी मिथ हमारे दिमाग में बने हैं, जो भी भ्रांतियां हमारे दिमाग में बनी है, वो सब ना बने। साथ ही साथ हमारे पास एक गर्भवती महिला किस तरीके से अपने बुरी जो गर्भावस्था होती है उसका किस तरीके से ध्यान रखते हैं, प्रसव के बाद हम क्या क्या चीजें करते हैं, उसका क्या महत्व होता है। और साथ ही साथ अगर किसी को गर्भ धारण नहीं करना है लेकिन फिर भी मैथुन की प्रक्रिया होती है, तो ऐसे में गर्भ निरोधन के क्या क्या तरीके हैं, इन सब के बारे में हमने बताया था कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है तो ऐसे में हमारे पास बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आने वाली हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती थी, उन सब से हमें निजात मिल सकती है। सबसे पहली बात तो जानकारी होनी चाहिए। अब इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपके समय समय पर बहुत सारी, जैसे कह सकते हैं, बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पे लगातार काम करते रहते हैं और उन कार्यों के रिजल्ट से हमें कुछ ऐसे टेक्निक्स, ऐसे तकनीकी के बारे में पता चलता है जो कि हमारे जनन स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे जो विकार है उसको दूर कर सकते हैं। जैसे एक बहुत कह सकते हैं, बहुत कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि प्रसव के बाद जो बच्चा बनता है, जो बच्चे का जन्म होता है, वो बच्चा आनुवंशिक रूप से स्वस्थ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए एक महिला थी, प्रेग्नेंट थी, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, डिलीवरी के बाद देखा गया कि बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे की जो विकास है, वो सामान्य तरीके से नहीं हो रही है। फिर पता चला कि ये जो बीमारी है बच्चे को, ये इसके आनुवंशिक तरीके से ये बीमारी जो है इसके अंदर आई है, मतलब कि इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारियां फैल रही हैं। जैसे आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा कि हमारे पास वर्णांधता नाम का एक बीमारी होता है जो कि आपके एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर उपस्थित होता है। इसी के साथ साथ आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास यहाँ पे हीमोफीलिया नाम से एक बीमारी होती है। क्या होती है? हीमोफीलिया नाम से बीमारी होती है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आपके एक्स क्रोमोसोम्स पे होती है, मतलब गुणसूत्रों पे होती है। और गुणसूत्र बच्चे को कैसा मिलेगा? ये माता पिता के ऊपर आधारित होता है। ऐसी ही और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, हम अपनी आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, जैसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है जिनका होना उनके आनुवंशिकी तरीके पर निर्भर करता है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा पिता है या कोई ऐसी माता है जिसके पूर्वजों में, जैसे उसके दादा दादी में, उसके नाना नानी में ऐसी बीमारियां देखने को मिली थी जो कि आनुवंशिक होती है, तो क्या उनका जो बच्चा है, अगर जनन अवस्था जब चल रही है, जब गर्भ की अवस्था चल रही है, उसी अवस्था में हम पता लगा ले कि क्या जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर ये विकार आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि हमेशा आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा कि कभी कभी क्या होता है, 25% संभावना होती, कभी 50% संभावना होती बीमारी की बच्चे में आने की। तो ऐसे में हो सकता है कि जो बच्चा गर्भ में पल रहा है उसके अंदर ये बीमारी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अगर जब तक बच्चा गर्भ में है तभी हमें ये पता चल जाएगा। अगर वो बीमारी रहती है तो अगर माता पिता चाहते हैं तो हम उस गर्भ को क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, वो गर्भ को वहीं पे खत्म कर दिया जाता है। और अगर वो बच्चा स्वस्थ होता है तो एक माता पिता जिनके परिवार में ऐसी हिस्ट्री रही है, ऐसा मतलब आनुवंशिक विकार होने की संभावना है, वो जो माता पिता है वो मानसिक रूप से मतलब उनको संतोष रहता है कि हाँ भाई हमारे बच्चे में ये बीमारी नहीं आने वाली। क्योंकि इस तरीके की जो आनुवंशिक बीमारियां होती है इनका कोई इलाज नहीं होता। आप इनको थोड़ा सा मेंटेन करके रख सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल बच्चे जिन्हें हम कहते हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं उल्व वेधन।
या जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, इसका प्रयोग करके एक बच्चा जब अपने मां के गर्भ में होता है तभी हम पता कर सकते हैं कि क्या उस बच्चे के अंदर कोई भी आनुवंशिक विकार है या नहीं है। तो ऐसी प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, ऐसी प्रक्रिया में हमारे पास जो माता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से माता है और ये माता का गर्भ है, इस माता के गर्भ के अंदर वो जो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसके अंदर जिस तरल पदार्थ के अंदर बच्चा विकसित होता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, एमनियोटिक द्रव्य या फ्लूइड कहते हैं। तो इस द्रव्य के अंदर क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहां से एक इंजेक्शन लगाते हैं माता के गर्भ के पास और यहां से क्या करते हैं, कुछ कोशिकाएं जो है निकाल लेते हैं। लगभग तीसरे महीने के समय में ये प्रोसेस होती है। मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे बेबी डेवलप हो रहा है, तो ऐसे में जो एमनियोटिक तरल होता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको निकाला जाता है और जब तक बच्चा 2 से 3 महीने तक होने वाला होता है तब तक बच्चे की कुछ कोशिकाएं इस तरल में क्या होती है, इस तरल में जो है वो टूट के निकल गई रहती है। मतलब जिस तरल के अंदर वो बच्चा ग्रो करता है उस तरल के अंदर इस बच्चे की कुछ कोशिकाएं जो है वो इसमें रहती हैं। तो जब इस फ्लूइड को यहां से निकाला जाता है तब समझिए कि अगर हमने ये फ्लूइड को निकाल के यहां पे डाल दिया, इस फ्लूइड को निकाल के हमने इसको यहां पे डाल दिया, इस फ्लूइड को निकाल के यहां पे डाल दिया, तो इसमें कुछ कोशिकाएं हैं जो कि इस बच्चे की कोशिकाएं हैं। तो अगर आपको पता है कि जो पूरा का पूरा विकास होता है शरीर का वो एक युग्मज कोशिकाओं से होता है, युग्मनज से होता है। तो आपके पास स्पर्म्स मिलते हैं, एग सेल्स मिलती है और आपके पास युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसका मतलब है कि पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में जो गुणसूत्र है वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो अगर ये भी कोशिका इसी बच्चे की है, इसका मतलब इसके अंदर जो गुणसूत्र है वही गुणसूत्र इसके पूरे शरीर में होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कोशिका रहती है इस कोशिका को लेते हैं और इस कोशिका के क्या करते हैं, इसका डीएनए निकाल लेते हैं। डीएनए निकालने के बाद क्या करते हैं, हम कंपेयर करते, पहले तो डीएनए के हम इमेज वगैरह जनरेट करते, देखते हैं कि नंबर सही है कि नहीं है, जो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है। जैसे हमने देखा कि जो वर्णांधता होती है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम उस वाले क्रोमोसोम के उस वाले जीन का वो सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। अगर वो सीक्वेंस नॉर्मल रहता है तो कह देते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे में जो है वर्णांधता के कोई भी चांसेस नहीं है, और अगर नहीं रहते हैं, वो चेंजेस रहते हैं, तो हम कह देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा वर्णांध हो सकता है। तो ऐसे में जितने भी आनुवंशिक विकार होते हैं उन आनुवंशिक विकारों को माता के गर्भ की अवस्था, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है उसी अवस्था में पता लगाया जा सकता है। अब माता पिता उस गर्भ को अगर पूरा करना चाहते हैं, उस बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो वो बेशक दे सकते हैं, पर उनको पता होना चाहिए कि उसकी बीमारी के साथ उन्हें किस तरीके से टैकल करना है। और साथ ही साथ अगर उनको इस गर्भ को खत्म कराना है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ को सर्वाइव करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उल्ववेधन कहते हैं। तो उल्ववेधन हो गया। ऐसी बहुत सारी तकनीक के बारे में जो है समय समय पर हमें अलग अलग तकनीक इजाद होती है जिसकी वजह से हम जनन स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए हमें एक अच्छी टीम चाहिए होती है, एक अच्छा जो है कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे से टेक्निक्स, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि आपको डीएनए निकालना है। पहले आप यहाँ से बच्चे को जिंदा रखते हुए माँ के यूट्रस से आप लिक्विड निकाल रहे हो, फिर वहां से सेल सेपरेट कर रहे हो, सेल के अंदर से डीएनए सेपरेट कर रहे हो, फिर उसका आइसोलेशन करने के बाद आप उसे मेजर कर रहे हो, आप उसको जो है नंबरिंग कर रहे हो। तो इन सब के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पेसिफिक कह सकते हैं एडवांस लेवल की टेक्निक्स होनी चाहिए। तो इन सब टेक्निक्स के द्वारा भी हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब उल्ववेधन के साथ एक परेशानी है। परेशानी क्या है कि हमारे भारतवर्ष में पुत्र प्राप्ति की जो इच्छा है वो चरम सीमा पे रहती है, मतलब लोगों को पुत्र चाहिए होता है। तो ऐसे में जैसे देखिए यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेल निकाल रहे हैं और सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, गुणसूत्र को देख रहे हैं। अब आपको ये पता है कि अगर आपको पता करना है कि कोई इंसान जो है वो नर है या मादा है, अगर आपको पता करना है और आप देखते हैं कि उसमें जो है 44 क्रोमोसोम के साथ दूसरा जो क्रोमोसोम है वो XX है, या 44 क्रोमोसोम के साथ जो क्रोमोसोम आपका सेक्स क्रोमोसोम है, जो लिंग निर्धारण के लिए क्रोमोसोम है, वो XY है। क्योंकि हम यहाँ पे सेल निकाल के गुणसूत्र देख रहे हैं, तो ऐसे में हम ये भी पता चल जाएगा कि जो बच्चा है उसके पास XX क्रोमोसोम है या उसके पास XY क्रोमोसोम है।
ये चीज भी पता चल जाएगी। तो ऐसा बहुत देखा गया कि लोग क्या करते थे, उल्ववेधन की प्रक्रिया करवाते थे, और अगर उस प्रक्रिया में इनको पता चल जाता था कि भाई ये बच्चा जो है उसके पास XY क्रोमोसोम है, मतलब कि आने वाले समय में लड़की पैदा होगी, तो लोग क्या करते थे कि इस जो भ्रूण था उसकी क्या कर देते थे, हत्या करा देते थे, मतलब कन्या भ्रूण हत्या आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे इनको पूरी तरीके से एक प्रमाण मिल जाता था कि हाँ भाई बच्चा जो है लड़का है या लड़की है। इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, उल्ववेधन की जो प्रक्रिया है इसको बैन कर दिया। लेकिन ये प्रक्रिया काफी अच्छी थी, हमें बहुत सारे जो आनुवंशिक विकार वाले बच्चे पैदा होते थे हम उनको कंट्रोल कर सकते थे, उनकी संख्या कम कर सकते थे। तो ऐसे में उल्ववेधन पूर्ण तरीके से बैन नहीं है, इस प्रक्रिया को कराया जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ अवस्थाएं हैं, काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होते हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी पेरेंट की हिस्ट्री, जैसे अगर आपको उल्ववेधन कराना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको उल्ववेधन क्यों कराना है। अगर आप कहेंगे कि हाँ मेरी जो हिस्ट्री है, मेरी जो पेरेंटल हिस्ट्री है उसमें किसी को ऐसी आनुवंशिक बीमारी थी, तो उसका प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कपल के बच्चे हैं, पहला बच्चा जो है उसको कलर ब्लाइंडनेस है या पहले बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो उसको वो जो कार्ड है जिसपे लिखा है कि इस बच्चे, इनका जो पहला सन है या पहली जो डॉटर है उसको जो है कलर ब्लाइंडनेस है, उसको वर्णांधता है या उसको हीमोफीलिया या उसको डाउन सिंड्रोम है, कोई भी आनुवंशिक बीमारी है, तो उसका प्रूफ उनको साथ में लगाना पड़ेगा, तभी जाके उल्ववेधन की प्रक्रिया होगी। ये सारे काम जो है, क्योंकि उल्ववेधन बहुत अच्छी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा हम आनुवंशिक विकारों का जन्म से पहले पता लगा सकते थे, लेकिन मिसयूज होने लगा, इसलिए से हम कंट्रोल वे में करते हैं। और अगर कोई भी डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को पाया जाता है कि वो इस तरीके की प्रक्रिया को परफॉर्म करा रहा है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी जो रूल्स दिए गए हैं उस कंडीशन के अलावा अगर ये उल्ववेधन की प्रक्रिया करता है, तो उस डॉक्टर का जो रजिस्ट्रेशन है, उसका जो प्रैक्टिस करने का जो उसका प्रमाण रहता है उसको क्या किया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, वो फिर से प्रैक्टिस नहीं कर सकता। बट फिर भी इंडिया है, बहुत सारी चीजें होती रहती है, बट नियम से ये चीज है। तो इसके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक मिनट, हम वो स्लाइड खोल लेते हैं और जो आपकी बुक में लाइन टू लाइन लिखी गई हैं चीजें उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाएं, अन्य व्यावसायिक विशेषज्ञता एंड भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो हमारे पास कंडीशन थे कि हमको ये चीजें करनी है, इस तरीके से जो है हमें नसबंदी वगैरह के बारे में जो भी हमें काम करना है उसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए, मतलब अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल की कंडीशन, मतलब उसके पास जो मशीन वगैरह है वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए। उसके बाद दिया है, लोगों को जनन संबंधित समस्याओं जैसे कि संगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बंधिता आदि के बारे में चिकित्सीय सहायता और देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। क्या क्या दिया है, संगर्भता मतलब जो प्रेगनेंसी टाइम है उसको, प्रसव को, क्योंकि पहले क्या होता था, अभी आज आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो पहले जो है बच्चों की डिलीवरी घर पे ही हो जाती थी। अब अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो उनकी डिलीवरी मोस्टली घर पे ही हुई होगी, वो दाई वगैरह आती थी बिना किसी मेडिकल कंडीशन की, वो जो है घर पे डिलीवरी करती थी। तो ऐसे में प्रसव से संबंधित जो जरूरी इंफॉर्मेशन है कि जब प्रसव का पेन होता है तो क्या कंडीशन करनी चाहिए, क्या किस डॉक्टर के पास ले जाना है, सारी चीजें। उसके बाद यौन संचारित जो रोग है, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो बीमारियां फैलती हैं या जो सेक्स के दौरान जो बीमारियां एक दूसरे से संक्रमित होती है, उन रोगों के बारे में, उनकी लक्षणों के बारे में, गर्भपात के बारे में, मतलब अगर किसी का बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होने के पहले ही अगर बच्चे का डेथ हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसकी अवस्थाओं के बारे में इंफॉर्मेशन, गर्भ निरोधकों के, मतलब आप गर्भ को धारण नहीं करना चाहते हैं बट मैथुन की प्रक्रिया हो रही है, या अगर मैथुन की प्रक्रिया हो गई है लेकिन फिर भी आप उस समय आपने कुछ नहीं किया, बाद में आप चाहते हैं कि भाई कोई भी बच्चा मतलब गर्भाधान ना हो, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऋतुस्राव जिसे हम महामारी, पीरियड या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, उसके बारे में जानकारी, इन बंधिता के बारे में जानकारी, बांझपन मतलब कि जिनको बच्चा नहीं होता है या जो परमानेंट जो है कि अपना रिप्रोडक्टिव जो उनका जो क्षमता होती है मां बनने की, पिता बनने की, उसको कब बंद कराना चाहते हैं, इन सब के बारे में जानकारी उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या क्या दिया है कि समय समय पर बेहतर टेक्निक और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता होती है, मतलब आपको समय समय पे हमेशा फील्ड में जो है काम होता रहेगा, ताकि जिसकी वजह से हमें अच्छे टेक्निक्स मिल सकेंगे, जिससे हम आसानी से जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियां हैं, उनको टैकल कर सके। आगे क्या दिया है, यहाँ पे बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्ववेधन, एमनियोसेंटेसिस, जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण टीका
कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इसमें वही चीज कहा गया कि उल विभेदन की प्रक्रिया को बंद किया गया, बाद उसको जो है कि बैन किया गया। कब बैन किया गया? जब कन्या भ्रूण हत्या की संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, और किस तरीके से वो निर्धारित करते थे कि बच्चा कन्या है या मतलब कि नर है या मतलब मादा है, वो पता चलता था उल विभेदन से। तो उल विभेदन को हमने क्या किया गया? कानूनी रोक लगा दी गई। लेकिन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसमें आपको दिया गया है कि यहाँ पे द्रव्य में घुले हुए पदार्थों और विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड में सेल्स होते हैं उनका हम चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम पता करते हैं कि क्या कोई आनुवंशिक विकार थे या नहीं थे। इस विधि में भ्रूण में होने वाली विभिन्न आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगा सकता है। एमनियोसेंटेसिस से या उल विभेदन से हमें सिर्फ और सिर्फ उन बीमारियों का पता चलता है जो कि आनुवंशिक होती हैं। उसके बाद क्या कहा गया? तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशते और विद्यमान को ही बेहतर बनाने का कार्य करती है। मतलब हमेशा इस फील्ड में काम होता रहता है। जो चीजें अभी चल रही हैं उसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जो गर्भ निरोधक हमारे पास विधियां हैं उनको और अच्छा कैसे बना सकते हैं, उनको और जो है कि कह सकते हैं कि जिसमें उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, जो परेशानी आती है, उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं। इन सब तरीकों पे हमेशा काम होता रहता है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी दवाई जिसे हम सहेली के नाम से जानते हैं, वो हमारे लखनऊ में जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र संस्थान है, यहाँ पे जो है बनाया गया था। इसके बारे में हम समझेंगे कि सहेली क्या है, सहेली किस तरीके से काम करती है, इन सबके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि यौन संबंधित मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल में मातृ तथा शिशु दर में गिरावट आई है। देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए कि जब हम ये सब कुछ अच्छे से करेंगे, क्योंकि जनसंख्या हमारी क्या है, बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? क्योंकि अब हमने क्या किया है, पहले क्या होता था कि किसी को 4 बच्चे होते थे तो उसमें से 2 ही या 1 ही बड़े हो पाते थे, बाकी सब किसी न किसी बीमारी से या किसी और तरीके से उनकी डेथ हो जाती थी। तो बच्चे पैदा होते थे ज्यादा, लेकिन उन सस्टेन या सर्वाइव कर पाते थे कम। लेकिन अब हमारे पास क्या है, बेटर कंडीशन है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है। तो ऐसे में जो मृत्यु दर है, जो शिशु मृत्यु दर है, वो कम हो चुकी है। जो मातृ मृत्यु दर थी, जो मतलब कि जो प्रसव के समय या प्रेगनेंसी के समय जो माताओं की मृत्यु हो जाती थी, उनकी संख्या कम हो गई है। तो ऐसे में इन सब सुविधाओं की वजह से हमारा क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। पहले ये सुविधाएं नहीं थी तो जनसंख्या काफी ज्यादा नियंत्रित थी, लेकिन सुविधाओं के बढ़ने की वजह से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। क्योंकि हमने अपना प्रोडक्शन रेट उसी हिसाब से रखा है, लेकिन हमारा जो ट्रांसफर वाला रेट है, या कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है, वो कम हो चुकी है। क्योंकि मृत्यु दर क्या है, मेडिकल फैसिलिटी, कोई बीमार भी पड़ रहा है तो भाई उसको डॉक्टर के पास ले जा रहे, दवा दिला रहे, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सब कुछ कंट्रोल है। तो इन वजह से आप सिंपली समझ लीजिए कि अगर कोई चीज जो है वो इस तरीके से आ रही थी और इस तरीके से निकल जा रही थी, तो यहाँ पे क्या था, एक बैलेंस बना था। लेकिन अब अगर वही चीज क्या हो रही है, बार बार वो चीजों का आने की जो रेट है उसे हमने बढ़ा दिया, लेकिन जो जाने का रेट है वो कुछ वैसा ही है, या जाने के रेट को हमने थोड़ा सा कम ही कर दिया है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहां तो भीड़ मचेगी ही। तो इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। अब बात करेंगे इसी के साथ हम आगे कि जनसंख्या वृद्धि पे एक हम नजर डालेंगे, एक आंकड़ा देखेंगे, और उस आंकड़े को देखने के बाद जो है वो हम अध्ययन करेंगे कि भाई ये चीजें क्यों हो रही है और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर थोड़ी सी बात करते। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को आप समझ सकते हैं, पहले हम विश्व की जनसंख्या पहले कितनी थी, फिर किस रेट से बढ़ी और अब क्या है, और उसी के साथ साथ हम भारत का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम विश्व की बात करते हैं, तो विश्व की जनसंख्या जो है वो, अगर हम बात करते हैं 1900 ईस्वी में, अगर हम बात करते हैं 1900 में अगर हम बात करते हैं, तो विश्व की जनसंख्या लगभग 2 बिलियन थी। कितनी थी? 2 बिलियन। अब तो हम ही लोग पहुंचने वाले हैं। 2 बिलियन थी 1900 में पूरे के पूरे विश्व की जनसंख्या। फिर क्या हुआ, 2000 आते आते ये संख्या जो है, ये संख्या अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन के आसपास आ चुकी थी। ये संख्या 6 बिलियन के आसपास आ चुकी थी, और 2011 आते आते ये संख्या 7.2 बिलियन हो चुकी थी। 2011 आते आते ये संख्या 7.2 बिलियन हो चुकी है। अगर वहीं पे हम भारत की बात करते हैं, तो भारत ने भी बहुत उन्नति दिखाई है इस फील्ड में।
और किसी का तो पता नहीं, बट इस फील्ड में काफी उन्नति दिखाई है भारत ने। भारत का जो 19वीं सदी था उस समय का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसमें जनसंख्या या जनगणना हुई हो, क्योंकि उस समय ब्रिटिश का शासन था। तो हमने अपने स्वतंत्रता के समय की अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा देश क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1947 से 1951 ऐसा कुछ मान लेते हैं, पहली बार शायद 1991 में हुआ था। तो स्वतंत्रता के समय हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 350 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ मिलियंस में था। किस समय में, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। उसके बाद जब 2000 में, सन 2000 में हमारे पास गणना हुई तो ये संख्या लगभग 1 बिलियन के पास पहुंच गई थी। ये संख्या लगभग 1 बिलियन के पास पहुंच गई थी। और वहीं पे जब हम 2011 की बात करते हैं, इस जनगणना के अकॉर्डिंग हमारे पास 1.2 बिलियन जो है वो हमारे भारत की जनसंख्या हो चुकी थी। इतने डाटा जो है वो आपको जनसंख्या से संबंधित जो आपका पैराग्राफ है उसमें दिया है। पहले उन्होंने विश्व की बात की है, 19वीं सदी 1900 सदी की, फिर 2010 की बात, 11 की बात की है, सॉरी 2000 की बात की है, फिर 2011 की बात की है। पहले हमारे पास क्या था, 2 बिलियन था, फिर 6 बिलियन, फिर 7.2 बिलियन। भारत की बात करते हैं तो पहले 350 मिलियन था, फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लगभग 1 बिलियन हुआ, और उसके बाद हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास 1.2 बिलियन हुआ, और अब जो है आप देखेंगे तो 1.5 बिलियन जो है हमारे पास हो चुकी है हमारी जनसंख्या। तो ये जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले कहा कि अगर आप जाने की स्पीड को वैसा ही रखेंगे या थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेंगे, और आने की स्पीड को आपने बढ़ा रखा है, तो ऐसे में धरती पे तो भसड़ मचने वाली है, मतलब भीड़ भड़क्का तो होगा ही, जनसंख्या वृद्धि तो होगी ही। क्योंकि पहले क्या, देखिए पहले होता था कि किसी को 6 बच्चे 8 बच्चे होते थे तो उसमें से कोई 2-4 जिंदा रह पाते थे, वो अपनी लाइफ को पूरा जो है सरवाइव कर पाते थे। अब क्या है कि अगर 4 बच्चे पैदा हो रहे तो हार्डली एक आध की डेथ होती है, 3 नून तो जिंदा रह ही जाते हैं। तो ऐसे में आने की रेट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मृत्यु माता की भी कम हो चुकी है और शिशु की भी मृत्यु दर कम हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है जनसंख्या वृद्धि के लिए, वो ये है कि हमारे पास मान लीजिए 2000 में जो 1 बिलियन लोग थे हमारे पास, अब वो सारे के सारे लोग 2024 में क्या है, रिप्रोडक्शन की स्टेज में आ चुके हैं। मतलब 1 बिलियन, जैसे देखिए 350 मिलियन लोगों में से जो जनन के योग्य रहे होंगे, उन्होंने क्या किया है कि 50 साल में 1 बिलियन तक पहुंचाया है। तो अब तो 1 बिलियन में से जो जनन के रिप्रोडक्टिव एज के लोग होंगे वो क्या करेंगे, जनन करेंगे। और 2011 में 1.2 बिलियन हो चुके हैं, इसका मतलब इसमें भी जो रिप्रोडक्टिव एज वाले होंगे वो आगे करेंगे। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 1950 में क्या था, 350 था, इसका मतलब है कि 2000 में यहां से पैदा हुए 350 अगर है तो 650 जो लोग थे वो क्या होंगे, 50 साल के अंदर होंगे, और लगभग जो है वो 50 साल के अंदर, मतलब 20 से 50 साल के अंदर के लोग के क्या है, रिप्रोडक्टिव एज है। तो जनन के जो लोग हैं जिनके अंदर जनन की क्षमता होती है, उनकी भी तो संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 2000 में क्या है, 1 बिलियन है, 2011 में क्या है, 1.2 बिलियन है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास इसमें 1.5 बिलियन है। तो ऐसे में यहां से यहां तक के जो लोग थे, 2000 से 2011 के जो लोग थे, वो तो इस समय रिप्रोडक्टिव एज में होंगे। ये जो 2 बिलियन कह सकते हैं कि 200 मिलियन लोग हैं, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव एज में हैं, इसके बाद वाले भी आ चुके हैं। तो एक तो बात ये है कि हमारी मृत्यु दर कम हुई है, हमारी मातृ मृत्यु दर कम हुई है, शिशु मृत्यु दर कम हुई है, और साथ ही साथ जो रेशियो है भारत का, जिसमें जो आपके पास जनन करने योग्य लोग हैं, उनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। तो उनकी संख्या भी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि भाई अब ज्यादा लोग मिलकर जनन करेंगे, तो जनन का जो दर है, या कह सकते हैं जनसंख्या की जो बढ़ने की दर है, वो भी बढ़ेगी। एक चीज और है कि 2001 के सर्वे के अकॉर्डिंग, आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन किया गया, एनसीईआरटी के बाहर का एक भी डाटा मैं आपको नहीं बता रही हूं, जितने डाटा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बता रही हूं। 2001 की अगर हम डाटा की बात करते हैं तो भारत में जो वृद्धि दर है, भारत में जो वृद्धि दर है, जो जनसंख्या वृद्धि दर है, वो है आपके पास हर 1000 लोगों में प्रति वर्ष
20 लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। मतलब अगर 1000 लोगों का एक समूह है तो अगली साल ये समूह कितना हो जाएगा, 1020 का हो जाएगा। मतलब हर साल नए 20 लोग हर 1000 जनसंख्या में ऐड हो रहे हैं। ये हमारा क्या है, जनन दर, जिसे हम 2% जनन दर के नाम से जानते हैं। और अगर जनन दर 2% का रहता है, इसका मतलब है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ेगी कि जो सामान्यतः जीवन की मूलभूत जो हमारी जरूरतें होती है, जैसे खाना हो गया, जैसे रहने के लिए घर हो गया, कपड़े हो गए, स्वच्छ पानी हो गया, इन सब के लिए भी हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करने पड़ेंगे क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और संसाधन हमारे पास कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं। आपको यही जो इंफॉर्मेशन है ये मैं यहाँ पे आपको रीड कराती हूँ, जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। इसके बाद हमें ये समझना है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके मतलब कि किस तरीके से हम इसको टैकल कर सकते हैं या किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि 2 अरब, मतलब कि विश्व की जनसंख्या जो है 19वीं सदी में 2 अरब थी। फिर उसके बाद 2000 में ये संख्या 6 अरब हो गई। 2011 में ये संख्या 7.2 अरब हो गई। वहीं पे अगर हम भारत की बात करते हैं तो आजादी के समय भारत की संख्या जो है वो 35 करोड़ थी या 350 मिलियन थी। 2000 में ये संख्या बढ़ के 1 बिलियन के आसपास हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2011 में ये संख्या 1.2 बिलियन हो गई। अब ये संख्या जो बढ़ रही है, ये क्यों बढ़ रही है, यहाँ पे दिया गया है कि मृत्यु दर की गिरावट है, मातृ मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में, इन सब में कमी है। साथ ही साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि है, जिसकी वजह से जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2% जो है वो हमारा वृद्धि दर है। 2% वृद्धि दर का क्या मतलब होता है कि प्रति 1000 लोगों में नए 20 व्यक्ति जो है वो प्रतिवर्ष जो है उसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। और अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ा तो सामान्यतः अन्न के लिए, आवास के लिए, कपड़े के लिए, इन सब के लिए जो है हमें बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाएगा क्योंकि संसाधन लिमिटेड है। अब बात करते हैं कि ये सब तो हो गया कि भाई जनसंख्या, पहले हमने बात किया कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, फिर जनन स्वास्थ्य के लिए जो हमारे कार्य किए गए उन सब की वजह से हमारा जो जनन का दर है, या कह सकते हैं हमारा जो मृत्यु दर था, उसे हमने कम कर लिया। मृत्यु दर कम हो गई, काफी अच्छी बात है, लेकिन मृत्यु दर कम होने की वजह से जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, वो भी डरने वाली बात है। तो ऐसे में हमारे पास बीच का रास्ता क्या है? हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई जो मर रहे मरने दो, जो बच जाएंगे तो हमारी जनसंख्या तो कम रहेगी। हम ऐसा भी नहीं कर सकते, और हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि सारे लोगों को बचा लो और सारे लोग जो है वो रहेंगे, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, संसाधन अनलिमिटेड है, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो बीच का रास्ता हमें निकालने की जरूरत होगी, जहां पे हम ये ध्यान देंगे कि मातृ दर, जो मृत्यु दर है, मातृ की जो शिशु की मृत्यु दर है, हम उनको भी कम करें और हम जनसंख्या को भी नियंत्रित कर सके। तो ऐसे में हम कैसे इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं? सबसे पहली बात है तो आपको छोटा परिवार जो है, जो आपके पास जो छोटी जो फैमिली होती है, मतलब हम 2 हमारे 2 वाले या हम 2 हमारे 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करना होगा, उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा ऐसी बहुत सारी जो परियोजना है निकाली जाती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग लाभार्थी हो सकते हैं जिनके पास 1 या 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसे में अगर हम छोटे परिवार को प्रोत्साहित करेंगे तो ये चीजें अच्छी तरीके, मतलब कि भारत जनसंख्या की जो दर है वो कम होगी। एक बात सिंपली समझिए, क्योंकि आज के समय में बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई बच्चे जो है वो भगवान का दिया प्रसाद होते हैं, उनका दिया गिफ्ट होते हैं, तो हमें उनको मारने की या उनको रोकने की कोई वो क्षमता नहीं होती है। तो भाई भगवान ने तो मृत्यु भी दी है। फिर जब आप बीमार होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी का हार्ट फेलियर होता है, किसी का ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? अगर भगवान का आशीर्वाद जन्म है तो मृत्यु भी तो भगवान का आशीर्वाद है। तो फिर उस समय भी मेडिकल कंडीशन से मत जाओ, डॉक्टर्स के पास मत जाओ, दवाओं मत लो। तो ऐसे में अगर हम मृत्यु दर को रोक देते हैं और जन्म दर को उसी तरीके से बढ़ने देते हैं तब तो दिक्कत की बात है। तो ऐसे में हमें सोच समझ के काम करना है, छोटे परिवार को प्रमोट करना है। और ऐसे में गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो रूल्स है, जो परियोजना है, वो छोटी फैमिली के लिए लाती है। तो ये सब कुछ तरीके हैं। उसके साथ ही साथ हमारे पास हमें पता होना चाहिए गर्भ निरोधन के बारे में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो किसी दंपति के पास 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा जो है वो प्रेगनेंसी एक बार हो जाता है, तो जो अटैचमेंट है, ह्यूमन की जो फीलिंग्स है, उसकी वजह से क्या कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये बच्चे भी
कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 2 से 3 हो जाएंगे। तो ऐसे में जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है उन सबको हमको कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या ऐसी जो है कि युक्तियां होती है जिनका प्रयोग करके हम जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रोध उत्पन्न कर सकते हैं, एक तरीके से गैमेट्स का मिलना रोक सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि हमने सबको समझाया कि भाई सब कुछ ऐसे ऐसे करो, गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा काम किया, नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने काफी काम किया, अब लोग जो है वो काफी समझ चुके हैं। अब ऐसे में क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या को भी नियंत्रित करना है, तो हम कुछ ऐसा सिस्टम सेट करेंगे कि भाई मैथुन हो, सब कुछ हो, बस प्रेगनेंसी अनवांटेड ना हो। अगर कोई पेरेंट्स नहीं, कोई दंपति नहीं चाहता है प्रेगनेंसी को स्टार्ट करना या कंसीव करना, तो वो ना हो, क्योंकि एक बार अगर ऐसा हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, तो फिर इमोशनल कंटेंट वगैरह की वजह से बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम निरोधक के बाद गर्भ निरोधक युक्तियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, तो हम एक चार्ट के फॉर्म में सब कुछ समझेंगे। अभी तक हमने जो देखा उसमें थोड़ा बहुत आपके पास जो है कंटेंट था जो कि आपको याद करना है, बाकी सारी आपके पास थ्योरी थी। तो अगली कक्षा से थोड़ा सा चैप्टर जो है कॉम्प्लिकेट हो सकता है अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो, क्योंकि वहां पे हम फ्लो चार्ट वगैरह बनाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली कक्षा में उस वाले युक्तियों वाले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपको करनी है पढ़ाई। ऑल द वेरी बेस्ट।